फ्रेंड्स, मेरे चैनल ईजीएस्ट मैथ्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th का चैप्टर नंबर 12 आरबीएससी। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। बीजीय व्यंजक। भूमिका हम x+3 y-5 4x+5 10y-5 इत्यादि जैसे सरल बीजीय व्यंजकों से परिचित हो चुके हैं। कक्षा 6 में हमने देखा था कि ये व्यंजक किस प्रकार पहेलियों और समस्याओं को एक सुव्यवस्थित प्रकार से प्रस्तुत करने में सहायक होते हैं। हम सरल समीकरणों वाले अध्यायों में भी व्यंजकों के अनेक उदाहरणों को देख चुके हैं। बीजगणित में व्यंजकों को एक केंद्रीय अवधारणा माना जाता है। यह अध्याय बीजीय व्यंजकों से संबद्ध होगा। जब आप इस अध्याय को पढ़ लेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि बीजीय व्यंजक किस प्रकार बनते हैं, इन्हें किस प्रकार संयोजित मिलाया जाता है, संयोजित किया जाता है, इनके मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं और इनका किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है, व्यंजक किस प्रकार बनते हैं। अब हम भलीभांति जानते हैं कि एक चर वेरिएबल क्या होता है। हम चरों को व्यक्त करने के लिए अक्षरों x, y, l, m, डैश 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 इत्यादि का प्रयोग करते हैं। एक चर के विभिन्न मान हो सकते हैं। इसका मान निश्चित नहीं होता क्योंकि दूसरी ओर अचर का एक निश्चित मान होता है। अचर के उदाहरण 4, 100, -17 इत्यादि हैं। हम चरों और अचरों को संयोजित करके बीजीय व्यंजकों को बनाते हैं। इसके लिए हम योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन की संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। हम 4x+5 10y-20 जैसे व्यंजकों को पहले ही देख चुके हैं। व्यंजक 4x+5 x चर के प्रयोग से बना है, जिसमें पहले चर x को अचर 4 से गुणा करके और फिर इस गुणनफल में अचर 5 को जोड़ करके प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार 10y-20 पहले चर y को अचर 10 से गुणा करके और फिर इस गुणनफल में से 20 घटाकर प्राप्त किया जाता है। उपरोक्त व्यंजक चरों और अचरों को संयोजित करके प्राप्त किए गए थे। हम व्यंजकों को चरों को स्वयं उन चरों से अथवा अन्य चरों से संयोजित करके भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कि निम्नलिखित व्यंजक किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं। x² 2y², 3x² - 5 xy 4xy+7। व्यंजक x² को x को स्वयं x से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। यानी कि x को जब आप x से गुणा करेंगे तो ये आप इसको x² लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पे x के ऊपर कोई घात नहीं है, ये लिख रहा है आपके पास x × x। इसका मतलब क्या है, x के ऊपर कितनी घात है, 1। अब इनका आधार समान है, दोनों क्या सेम है, x है, तो इसके ऊपर ये घातें प्लस हो जाएगी 1 + 1, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 + 1 क्या होता है 2, तो ये हो गया आपके पास x²। जिस प्रकार 4 × 4 को 4² लिखा जाता है, उसी प्रकार हम x × x को x² लिखते हैं। इसे सामान्यतः x का वर्ग कहा जाता है, पढ़ा जाता है। बाद में जब आप घातांक और घात वाले अध्याय का अध्ययन करेंगे तब आप अनुभव करेंगे कि x² को x के ऊपर घात 2 भी पढ़ा जा सकता है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि x × x बराबर x³ सामान्यतः x³ को x का घन या x³ लिखा हुआ है उसमें ब्रैकेट में पढ़ा जाता है। बाद में आप यह अनुभव करेंगे कि x³ को x के ऊपर घात 3 भी पढ़ा जा सकता है। x² x³ में से प्रत्येक x से प्राप्त एक बीजीय व्यंजक है। व्यंजक 2y² को y से इस प्रकार प्राप्त किया जाता है जैसे 2y²। तो देखिए व्यंजक 2y² को y से इस प्रकार प्राप्त किया जाता है 2y² बराबर 2 × y × y। यहाँ हम y को y से गुणा करके y² प्राप्त करते हैं और फिर इस गुणनफल y² को 2 से गुणा करते हैं। 3x² - 5 में हम पहले x² प्राप्त करते हैं, फिर उसे 3 से गुणा करके 3x² प्राप्त करते हैं और अंत में 3x² - 5 पर पहुंचने के लिए हम 3x² में से 5 को घटा देते हैं। xy में हम चर x को एक अन्य चर y से गुणा करते हैं और इस प्रकार x × y बराबर xy लिखते हैं। 4xy+7 में हम पहले xy प्राप्त करते हैं, उसे 4 से गुणा करते हैं, गुणा करके 4xy प्राप्त हो जाता है और फिर दिया हुआ व्यंजक प्राप्त करने के लिए 4xy में 7 को जोड़ते हैं। इस प्रकार आपके व्यंजक एक चर वाले आपको प्राप्त होंगे। एक व्यंजक के पद
ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अभी तक ऊपर हमने पढ़ा कि व्यंजक किस प्रकार बनाए जाते हैं। अब हम उसे एक सुव्यवस्थित रूप में रखेंगे। इस कार्य के लिए हमें यह जानने की आवश्यकता है कि एक व्यंजक के पद और उसके गुणनखंड क्या होते हैं, अर्थात उनके अर्थ क्या हैं। व्यंजक 4x + 5 पर विचार कीजिए। इस व्यंजक को बनाने के लिए पहले हमने अलग से 4 और x का गुणा करके 4x बनाया था और फिर इसमें 5 जोड़ दिया था। इसी प्रकार व्यंजक 3x² + 7y पर विचार कीजिए। यहाँ हमने पहले अलग से 3 और x का गुणा करके 3x² बनाया था, फिर हमने अलग से 7 और y का गुणा करके 7y बनाया था। 3x² और 7y बनने के बाद हमने दिया हुआ व्यंजक प्राप्त करने के लिए इन्हें जोड़ दिया था। आप पाएंगे कि हम जितने भी व्यंजकों पर कार्य करते हैं वे सभी इसी रूप में देखे जा सकते हैं। इनके भाग होते हैं जो अलग से बनाए जाते हैं और फिर जोड़ दिए जाते हैं। व्यंजकों के इस प्रकार के भाग जो पहले अलग से बनाए जाते हैं और फिर जोड़ दिए जाते हैं, इस व्यंजक के पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। व्यंजक 4x² - 3xy को देखिए, हम कहते हैं कि इसके दो पद 4x² और माइनस का 3xy हैं। पद 4x² 4x और x का गुणनफल है तथा पद माइनस का 3xy माइनस का 3x और y का गुणनफल है। व्यंजकों को बनाने के लिए पदों को जोड़ा जाता है। जिस प्रकार व्यंजक 4x + 5 को बनाने के लिए 4x और 5 को जोड़ा जाता है, उसी प्रकार व्यंजक 4x² - 3xy को बनाने के लिए 4x² और माइनस 3xy को जोड़ा जाता है। इसका कारण 4x² + माइनस का 3xy बराबर 4x² - 3xy होता है। ध्यान दीजिए कि पद में ऋण चिन्ह सम्मिलित होता है। व्यंजक 4x² - 3xy में हमने पद को 3xy न लेकर माइनस का 3xy लिया था, इसलिए हमें यह कहने में आवश्यकता नहीं है कि एक व्यंजक को बनाने के लिए पदों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसके लिए केवल यह कहना ही पर्याप्त है कि पदों को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो पीछे वाली वैल्यू उसको आप माइनस में ले सकते हैं और दोनों को प्लस करेंगे और प्लस माइनस आपस में गुणा होकर क्या हो जाता है? माइनस ही बनता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि दोनों पदों को जोड़ा जाता है। एक पद के गुणनखंड, हमने ऊपर देखा था कि व्यंजक 4x² - 3xy के दो पद 4x² और माइनस का 3xy हैं। पद 4x² 4, x और x का गुणनफल है। हम कहते हैं कि 4x और x पद 4x² के गुणनखंड या फैक्टर्स हैं। एक पद अपने गुणनखंड का एक गुणनफल होता है। पद -3xy गुणनखंडों -3x और y का एक गुणनफल है। हम एक व्यंजक के पदों और पदों के गुणनखंडों को एक सुविधाजनक और आकर्षक प्रकार से एक व्यंजक पेड़ आरेख टी डायग्राम द्वारा निरूपित कर सकते हैं। व्यंजक 4x² - 3xy का पेड़ संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। देखिए आप 4x² - 3xy का ये डायग्राम देखिए, व्यंजक है, फिर इसके पद किए अलग अलग, 4x² और माइनस का 3xy को अलग अलग लिखा और उनके गुणनखंड किए 4xx और माइनस का 3xy। चलिए गुणांक। अब गुणांक क्या होता है? हम एक पद को उसके गुणनखंडों के एक गुणनफल के रूप में लिखना सीख चुके हैं। इनमें से एक गुणनखंड संख्यात्मक या न्यूमेरिकल हो सकता है और अन्य बीजीय एल्जेब्रिक हो सकते हैं, अर्थात इनमें चर होते हैं। इन संख्यात्मक गुणनखंड को पद का संख्यात्मक गुणांक या केवल गुणांक कहते हैं। इसे शेष पद जो स्पष्टतः बीजीय गुणनखंडों का गुणनफल है का गुणांक भी कहते हैं। इस प्रकार पद 5xy में xy का गुणांक 5 है। इसी प्रकार पद 10xyz में xyz का गुणांक 10 है तथा पद माइनस का 7x² y² में x² y² का गुणांक माइनस का 7 है। जब किसी पद का गुणांक +1 होता है तो प्राय उसे लिखते समय छोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए 1x को केवल हम x लिखेंगे, 1x² y² को ओनली x² y² लिखा जाता है। साथ ही गुणांक -1 को केवल ऋण चिन्ह से दर्शाया जाता है, उसके आगे से 1 को हटा दिया जाता है। इसी प्रकार माइनस का 1 और x को माइनस का x लिखा जाता है, माइनस का 1 x² y² को माइनस का x² y² लिखा जाता है इत्यादि। कभी कभी शब्द गुणांक का प्रयोग एक अधिक व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है। इस रूप में हम कहते हैं कि पद 5xy में xy का गुणांक 5 है और 5y का गुणांक x है तथा 5x का गुणांक y है।
ठीक है, जो दो पद ले रहे हैं आप उसको, जो तीसरा जो बचेगा वो उसका क्या हो जाएगा, गुणांक। 10xy² में xy² का गुणांक 10 है, 10y² का गुणांक x है और 10x का गुणांक y² है। इस प्रकार इसे अधिक व्यापक रूप में गुणात्मक एक संख्यात्मक गुणनखंड हो सकता है या एक बीजीय गुणनखंड हो सकता है या दो या अधिक गुणनखंडों का गुणनफल भी हो सकता है। इसे शेष गुणनखंडों के गुणनफल का गुणांक कहा जाता है। देखिए इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। उदाहरण 1, निम्नलिखित व्यंजकों में वे पद छांटिए जो अचर नहीं हैं, उनके संख्यात्मक गुणांक भी लिखिए। जैसे xy+4, 13-y², 13-y प्लस 5y², 4p² 3p³ प्लस 5। ठीक है, आपको 4 पद दिए हुए हैं, क्रम संख्या लिखी, चारों पदों को लिखा। पद जो अचर नहीं, अचर कौन से होते हैं, जो संख्या होती है, जैसे 4, 2, 5, 8, 100 इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। अब इसमें अचर नहीं है, चर कौन कौन से, अचर नहीं है तो क्या है, फिर चर है। अब 4 तो अचर है और xy अचर नहीं है, यानी कि चर पद है, तो यहाँ पे xy लिखा और xy का गुणांक कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसका संख्यात्मक गुणांक क्या है, 1। यहाँ पे माइनस का y² अचर नहीं है, तो माइनस के y² का गुणांक क्या है, -1, y² का, सॉरी y² का गुणांक क्या है, -1। यहाँ पे कौन कौन से पद अचर नहीं है, माइनस का y और प्लस का 5y²। तो माइनस का y या y का संख्यात्मक गुणांक क्या है, -1 और y² का संख्यात्मक गुणांक क्या है, 5। अब यहाँ xy में देखिए इसने pq से इन चरों को डिनोट कर दिया, xy को किससे डिनोट कर दिया, pq से, तो कोई दिक्कत नहीं है। 4p²q, तो p²q का गुणांक क्या है यहाँ पे 4 और माइनस का 3, pq² और pq² का गुणांक क्या है यहाँ पे -3। ठीक है, ऐसे आपको देखना है। ऐसे ही आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, सेम एज इट इज। अब देखिए समान और असमान पद। जब पदों के बीजीय गुणनखंड एक जैसे ही हों तो वे पद समान पद लाइक टर्म्स कहलाते हैं। जब पदों के बीजीय गुणनखंड भिन्न भिन्न हों तो वे असमान पद कहलाते हैं। उदाहरण के लिए व्यंजक 2xy - 3x + 5xy - 4 में पदों 2xy और 5xy को देखिए। 2xy के गुणनखंड 2x और y हैं, 5xy के गुणनखंड 5x और y हैं। इस प्रकार इनके बीजीय अर्थात वे जिनमें चर हैं गुणनखंड एक ही हैं, इसलिए ये समान पद हैं। दोनों में xy आ रहा है तो दोनों क्या हो गए, समान पद हो गए। इसके विपरीत पदों 2xy और -3x में भिन्न भिन्न बीजीय गुणनखंड है। क्यों, क्योंकि इसमें तो क्या है xy 2xy में और यहाँ पे क्या है -3x में माइनस का y नहीं है, ओनली x है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके विपरीत पदों 2xy और -3x में भिन्न भिन्न बीजीय गुणनखंड हैं, ये असमान पद हैं। इसी प्रकार पद 2xy और 4 असमान पद हैं, साथ ही -3x और 4 भी असमान पद हैं। एक पदी द्विपद, त्रिपद और बहुपद। एक बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो एक पदी या मोनोमल कहलाता है, जैसे 7xy - 5m 3z² 4 इत्यादि। एक बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक ही पद हो, या तो 7xy हो, -5m हो, 3z² हो, 4 हो इत्यादि। प्रयास कीजिए। एक व्यंजक जिसमें केवल दो पद हों और वे असमान पद हों वह द्विपद बायनोमियल कहलाता है। उदाहरण के लिए x + y m - 5 mn + 4m a² - b² द्विपद हैं। व्यंजक 10pq एक द्विपद नहीं है, यह एक पदी व्यंजक है। व्यंजक a + b + 5 एक द्विपद नहीं है, इसमें 3 पद हैं। एक व्यंजक जिसमें 3 पद हों एक त्रिपद ट्राइनोमल कहलाता है। उदाहरण के लिए x + y + 7 ab + a + b 5 3x² - 5x + 2 m + n + 10 त्रिपद है, परंतु व्यंजक ab + a + b + 5 एक त्रिपद नहीं है, इसमें 3 पद न होकर 4 पद हैं। व्यंजक x + y + 5x एक त्रिपद नहीं है, क्योंकि पद x और 5x समान पद है, तो दोनों को आप जोड़ लेंगे 5 और 1 6,
तो इसको आप क्या ले सकते हैं 6x + 5। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। व्यापक रूप में एक या अधिक पदों वाला व्यंजक एक बहुपद पॉलिनॉमियल कहलाता है। इस प्रकार एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी भी सब क्या हो जाएंगे, बहुपद। उदाहरण नंबर 3, कारण सहित बताइए कि पदों के निम्नलिखित युग्म में से कौन कौन से युग्म समान पदों के हैं तथा कौन कौन से युग्म असमान पदों के हैं। ठीक है, इसको आपको गौर से देखना है। इसके बाद देखिए आप 7x और 12y दोनों असमान है क्योंकि x और y एक जैसे नहीं होते युग्म में, इनके गुणनखंड हैं, दोनों भिन्न भिन्न हैं। असमान है क्योंकि पदों में चर भिन्न है। एज इट इज़ आपको ये देखना है। इसके बाद आपकी आती है एक्सरसाइज 12.1। फिर हम आगे बढ़ते हैं। बीजीय व्यंजकों के योग और व्यवकलन, निम्नलिखित समस्याओं पर विचार कीजिए। इसको आप पढ़ के देखिएगा। इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन। अब देखिए ये वाला देख लीजिए, जैसे 7n में से 4n को घटाइए या 7n में से 4n को घटाइए। तो 7n को आप क्या लिख लोगे, 7 गुणा n माइनस का 4 गुणा n। 7 माइनस 4 दोनों में n कॉमन है तो n बाहर आ गया मल्टीप्लाई होकर। ठीक है, अब 7 में से 4 गए तो कितने बचे, 3। तो आप इसको 7n माइनस 4n बराबर 3n। इसी प्रकार 11ab में से 5ab को घटाएंगे, ab बाहर ले लेंगे कॉमन और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे 11 माइनस 5, तो ये आपके पास हो जाएगा 6ab। इसी प्रकार दो समान पदों का अंतर एक समान पद होता है जिसके संख्यात्मक गुणांक दोनों समान पदों के संख्यात्मक गुणांकों के अंतर के बराबर होता है। ध्यान दीजिए कि असमान पदों को उस प्रकार जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता जिस प्रकार समान पदों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुछ बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना ठीक है, ये देख लेते हैं कि एग्जाम्पल हम 3x + 11 + 8z और 7x - 5 को जोड़िए। तो 3x + 11 + 8z, अब इन दोनों को जोड़ना है तो इसको भी अपन ने प्लस लगा के लिख लिया, प्लस का 7x - 5। अब आप ये देखेंगे कि x वाले एक साथ लिखेंगे, 3x + 7x + 11 - 5 दोनों अचर हैं 11 और 5, इसके साथ कोई z जुड़ा हुआ नहीं है x वाला, तो 11 और 5 को एक साथ लिख लिया 11 - 5 और z वाला एक ही पद है आपके पास, प्लस का 8z पदों को पुनर्व्यवस्थित करने पर जैसा कि इसने लिखा हुआ है। ध्यान दीजिए कि हमने समान पदों को एक साथ रखा है तथा अकेला असमान पद 8z उसी प्रकार रहता है और योग क्या हो जाएगा इसका, 7 और 3x को जोड़ा तो 10x + 6, 11 में से 5 गए तो 6 + 8z। ठीक है, ऐसे आपका ये वाला क्वेश्चन है। उदाहरण 4, 5, 6 इनको एग्जाम्पल्स को आप करिए, एक्सरसाइज को करिए। 12.2 किसी व्यंजक का मान ज्ञात करना। हम जानते हैं कि एक बीजीय व्यंजक का मान उस व्यंजक को बनाने वाले चरों के मानों पर निर्भर करता है। ऐसी अनेक स्थितियां हैं जहां हमें व्यंजकों के मान ज्ञात करने होते हैं, जैसे कि हम यह जांच करना चाहते हैं कि चर का एक विशेष मान एक दिए हुए समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं। जब हम ज्यामिति और प्रतिदिन गणित के सूत्रों का प्रयोग करते हैं तो भी हम व्यंजकों के मान प्राप्त करते हैं। उदाहरणार्थ भुजा L वाले वर्ग का क्षेत्रफल L² होता है। यदि L 5 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल 5 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यदि भुजा 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर या 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है इत्यादि। ऐसे ही कुछ उदाहरणों को हम अगले अनुच्छेद में देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित व्यंजकों के मान x = 2 के लिए ज्ञात कीजिए। तो इसमें से एक मैं आपको बता देती हूँ, जैसे 4x - 3 वाला। तो 4x - 3 है, वो क्या कह रहा है कि x की जगह आपको 2 रखना है। 4 लिखा, x की जगह आपको क्या रखना है 2, तो ब्रैकेट में 2 फिर माइनस का 3। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। 4 को आप 2 से गुणा करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा 8 - 3। 8 - 3 कितना होता है 5, तो ये आपका आंसर आ गया 5। देखिए इसने सॉल्व करके बताया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट n = -2 के लिए आपको इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आप
इसी प्रकार आपको ये n बराबर -2 के लिए रखना है। जो भी आपको वैल्यू दी गई है उसमें n की वैल्यू आपको -2 रखनी है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सिंपल। फिर आपकी ये एक्सरसाइज क्वेश्चन कीजिए और अगर आपको नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगी जो आपको समझ में नहीं आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, बीजीय व्यंजकों के प्रयोग, सूत्र और नियम। हम पहले भी देख चुके हैं कि गणित में सूत्रों और नियमों को संक्षिप्त और व्यापक रूप में बीजीय व्यंजकों का प्रयोग करके लिखा जा सकता है। हम नीचे अनेक उदाहरण देखेंगे। परिमाप सूत्र। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 × उसकी भुजा की लंबाई होती है। समबाहु का मतलब समझ रहे हैं आप यहाँ पे, समबाहु यानी कि समान भुजाएं, समान नाप की भुजाएं, सारी तीनों भुजाएं। एक त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3 होती है और तीनों भुजाएं कैसी हो? समान हो। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 × उसकी भुजा की लंबाई होता है। यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई को L से व्यक्त करें तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपके पास 3L हो जाएगा। इसी प्रकार एक वर्ग का परिमाप 4L होता है। यहाँ L वर्ग की भुजा की लंबाई है। एक समपंचभुज का परिमाप 5L होता है, जहाँ L उसकी भुजा की लंबाई है। अब है क्षेत्रफल सूत्र, ये आपको याद रखने हैं। ऊपर जो हमने पढ़े वो तो थे हमारे पास परिमाप सूत्र और ये है हमारे पास क्षेत्रफल सूत्र। यदि हम एक वर्ग की भुजा की लंबाई को L से व्यक्त करें तो वर्ग का क्षेत्रफल L² होता है। यदि हम एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः L और B से व्यक्त करें तो आयत का क्षेत्रफल L × B LB होता है। इसी प्रकार एक त्रिभुज का आधार B और उसकी ऊंचाई h है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 × आधार × ऊंचाई होता है। इसे हम BH/2C भी लिख सकते हैं। एक बार किसी दी हुई राशि के लिए सूत्र अर्थात बीजीय व्यंजक ज्ञात हो जाए तो उस राशि का मान वांछित प्रतिबंधों के अंतर्गत परिकलित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लंबाई 3 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक दिए हुए वर्ग का परिमाप वर्ग के परिमाप के व्यंजक अर्थात 4L में L बराबर 3 सेंटीमीटर रखने पर प्राप्त किया जाता है। दिए हुए वर्ग का परिमाप 4 × 3 सेंटीमीटर बराबर 12 सेंटीमीटर हो गया। संख्या प्रतिरूपों के लिए नियम। यदि किसी प्राकृत संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो उसका परवर्ती यानी सक्सेसर यानी कि बड़ा हुआ n+1 होता है। हम इसकी जांच किसी भी प्राकृत संख्या के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि प्राकृत संख्या 10 है तो उसका परिवर्ती 10 + 1 बराबर 11 है, जो सर्वविदित है, ज्ञात है। यदि किसी प्राकृत संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो 2n एक सम संख्या होती है और 2n+1 एक विषम संख्या होती है। आइए इसकी भी जांच कोई प्राकृत संख्या लेके हम कर सकते हैं। अब 2n बराबर 2 × 15 बराबर 30। ठीक है, n को इसने क्या ले लिया? 15 मान के करा इसने 2n और 2n+1 की, और 2n+1 निकाला जो 31 आया। 30 तो एक सम संख्या हो गई और 31 एक विषम संख्या हो गई। इसके बाद देखिए आप कुछ और संख्या पैटर्न। आइए संख्याओं के एक अन्य पैटर्न पर विचार करें जिसमें हमारी सहायता के लिए कोई आकृति बनी हुई नहीं है। 3, 6, 9, 12 -3n यानी कि किस किस के अंतराल में चल रही है? ये 3 के अंतराल में 3 का पहाड़ा चल रहा है। एक तरह से आप देखिए 3, 6, 9, 12 3n तक, n की जगह आप वैल्यू रखते जाएं 1, 2, 3, 4 तो ये आपको सीरीज प्राप्त हो जाएगी। ये संख्या 3 के गुणज है, मल्टीपल है। यहाँ 3 से प्रारंभ करके आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। nवें स्थान पर आने वाले पद को 3n से व्यक्त किया गया है। इसकी सहायता से सरलतापूर्वक 10वें स्थान पर आने वाले पद को 3 × 10 बराबर 30 यानी कि n की जगह क्या किया इसने? 10 रख दिया, तथा 100वें स्थान पर आने वाले पद को 3 × 100 बराबर 300 इत्यादि कर सकते हैं। ज्यामिति में पैटर्न दिया हुआ है। एक चतुर्भुज के किसी शीर्ष से उसके कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? जांच कीजिए कि इसकी संख्या 1 है। एक पंचभुज के एक शीर्ष से उसके कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? जांच कीजिए कि इसकी संख्या 2 है। ठीक है, इसका देख एक्सरसाइज। उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा वो इस तरह से हमारा ये बीजीय व्यंजक का चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आप लोगों को कुछ और भी पूछना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मैथ्स को सीख पाएँ, मैथ्स उनको ईजी लगे और आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।